हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी में अधिगम यानी कि लर्निंग। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके लिए है। और जब एग्ज़ाम तक मैं पूरी अपनी 100% देने की कोशिश करूँगा कि मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूँ। और बीच बीच में जो भी मतलब टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा, मैं आपके लिए उसके लिए फिर जो टॉपिक ख़त्म होगा उसके लिए मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगा। इसमें आपका टॉपिक लेक्चर के बाद जो है आपका जो है क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, तो उससे जो है आप अच्छी तरह से उसको लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका नाम है अधिगम यानी कि लर्निंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लर्निंग। तो लर्निंग जो है होता क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिगम मतलब होता क्या है। अधिगम कहते हैं किसको? अधिगम का अर्थ क्या होती है, अधिगम की विशेषता क्या होती है, आखिर में अधिगम कब कहा जाएगा कि ये अधिगम हो गया है। तो अगर अधिगम की बात करें, अधिगम की दो अर्थ होते हैं। मतलब जैसे एक का मतलब तो सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि सीखना, बट सीखना इसका जो है एक संकीर्ण अर्थ है। असल में इसका जो मतलब होता है, अधिगम का मतलब जो होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। यानी कि अधिगम जो है व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब किसी का व्यवहार चेंज होता है, तो उस व्यवहार को चेंज करने के लिए कोई ना कोई क्रिया अपनाई जाती है। उस क्रिया के तहत जब व्यवहार चेंज होता है, तो वो अधिगम होता है। इसलिए एक लाइन में कहा गया है कि व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया जो होती है वो अधिगम होती है। व्यवहार से शब्द का नाम, व्यवहार से रिलेटेड आपको स्टार्टिंग में ही सब दो पॉइंट्स आएंगी। व्यवहार शब्द का जनक कौन है, और व्यवहार शब्द का प्रयोग मतलब सबसे पहले किसने किया। राइट। तो व्यवहार शब्द जो है, सब व्यवहार के जनक जो थे वो थे वॉटसन। कौन था? वॉटसन। 1913 में जो है वॉटसन ने इसका मतलब 1913 में लेकर के आए, इन्होंने व्यवहारवाद लेकर आए वॉटसन। और जो है वॉटसन जो थे ये व्यवहार के जनक हैं। और जो थे 1905 में विलियम मैकडूगल ने, कौन? 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1905 में विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आप इस पॉइंट को नोट करें कि वाटसन जो है व्यवहार का जनक है, व्यवहार शब्द का जनक है। और व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में किया था। किस में किया था? एक बुक लिखी थी उन्होंने, उस बुक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। सो फ्रेंड, जो भी मेन पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूँ लेक्चर में, वो चीज़ें आप जो है नोट डाउन करते हुए चले, साथ में नोट्स को लेकर प्रॉपर बैठे। अदरवाइज आप थोड़ी देर वीडियो देखेंगे, वीडियो बंद करने के थोड़ी देर के बाद आप जो है सारी चीज़ें स्किप कर जाएगा माइंड से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों अभी शेयर करें। अभी नेक्स्ट जो है व्यवहार, बात आती है व्यवहार की। तो व्यवहार होता क्या है, या व्यवहार अधिगम से कैसे रिलेटेड है। तो व्यवहार में जैसा बताया गया कि व्यवहार में अधिगम जो है व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो व्यवहार मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि व्यवहार क्या होता है। मतलब व्यवहार होता है व्यक्ति द्वारा की गई बाह्य क्रिया जो हमें नजर आती है ना। किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति द्वारा की गई बाह्य क्रिया जो कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसको हम देख पा रहे हैं, तो क्या होता है? एक बिहेवियर होता है, यानी कि व्यवहार होता है। तो व्यवहार अधिगम जो है व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। राइट। और व्यवहार में जो है परिवर्तन, व्यवहार मतलब अधिगम को व्यवहार तभी कहेंगे, या अधिगम तभी कहेंगे व्यवहार को, जब व्यवहार में चेंज तीन तरीके से आएगा। कौन कौन से तरीके हैं वो? मतलब तीन तरीकों के द्वारा अगर व्यवहार में चेंजिंग आता है, तो ही वो अधिगम कही जाएगी, अन्यथा उसे हम अधिगम नहीं कह सकते। व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, स्थायी परिवर्तन आना चाहिए। अभ्यास, प्रशिक्षण, अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण के कारण और अनुभव। प्रयास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा अगर किसी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन? इस बात का पूरा ध्यान रखें कि व्यवहार में आया परिवर्तन या कौन से किसके जरिए? व्यवहार में आया अभ्यास और प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा अगर व्यवहार में किसी के परिवर्तन आता है, तो ही हम उसे अधिगम कहेंगे, अन्यथा हम उसको अधिगम नहीं कह सकते। तो लेकिन अभी बात है बिहेवियर में चेंजिंग की। तो बिहेवियर में चेंजिंग जो है और कई सारी तरीकों से आ सकते हैं। जैसे कोई बंदा, जैसे आप सुबह से जग रहे हैं या 2 दिन से आप सोए नहीं है, पिछली रात से आप सोए नहीं, तो क्या होता है माइंड जो है थोड़ा सा क्या होता है, उसको एग्रेसिव हो जाता है आदमी।
नींद पूरी नहीं होती आदमी चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, या किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत देर से खाना नहीं खाया, तो वो भी क्या होगा, एग्रेसिव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे जो है वो चिड़चिड़ा होने लगता है। तो मतलब क्या है, बिहेवियर में उसके भी तो चेंजिंग है, बट वो जो बिहेवियर में चेंजिंग है, वो चेंजिंग जो है अस्थाई नहीं है, परमानेंट चेंजिंग नहीं है। तो जो अस्थाई चेंजिंग आएगी वही अधिगम कहलाएगी। लेकिन जब भूखे आदमी को हम वापस खाना दे देंगे, या सोया नहीं है जो आदमी कल रात से एक दिन से पूरे एक दिन से, वो अगर सो जाएगा, वापस जब सो के उठेगा तो उसका माइंड वापस प्रॉपर कूल हो जाएगा और जो है वो अपने वापस पुराने बिहेवियर में आ जाएगा। तो बिहेवियर में, तो व्यवहार में तीन ही चीजों से द्वारा, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण अगर कोई अस्थायी परिवर्तन आता है व्यवहार में, तो ही हम उसे अधिगम कह सकते हैं, अदरवाइज हम इसको अधिगम नहीं कह सकते। बाकी आदमी जो मेच्योरिटी आती है उसके कारण भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। आदमी बीमार होता है, थकान होती है, या कोई संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे 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 एज बढ़ता है वैसे इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ते हैं, साथ ही साथ वो बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से भी इसको हम भी नहीं कह सकते। मूल प्रवृत्ति को भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सभी व्यवहार में आए परिवर्तन को मूल प्रवृत्ति होती है ना, जो आदमी की एक मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है, तो इसको भी हम अधिगम नहीं कह सकते। अधिगम जो होता है सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से, वापस मैं बोल रहा हूँ, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण अगर अस्थायी परिवर्तन किसी के अंदर आए तो ही हम उसे अधिगम कहेंगे। तो फिर स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान रखें, अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। वाटसन ने व्यवहार शब्द का सबसे पहले वाटसन जो है व्यवहार शब्द के जनक है। विलियम मैकडूगल ने 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले व्यवहार शब्द का इस्तेमाल किया। सो फ्रेंड्स, अगर अधिगम की अभी कुछ और परिभाषाएं हैं, तो जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से कही है। तो जैसे कि अभी हम बात करें कि विलियम वुडवर्थ की, तो विलियम वुडवर्थ की अगर हम बात करें तो विलियम वुडवर्थ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको, विलियम वुडवर्थ, इसमें क्या है, एक बार W है एक बार V है ना, वाह और वाह दो बार है, तो विलियम वुडवर्थ मतलब क्या हुआ, विलियम वुडवर्थ ने अधिगम के परिभाषा में दो स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम तभी होगा, मतलब जैसे विकास होगा, कब होगा विकास, जब कोई नई चीज हम अपने अंदर डालेंगे, मतलब जब कुछ नई चीज हम, जब कोई नया ज्ञान हम सीखेंगे, तो जो है वो अधिगम की जो है एक विकास की प्रक्रिया इस हिसाब से कहा है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का दूसरा क्या है, नवीन ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं, मतलब नई ज्ञान और कोई नई प्रतिक्रिया अगर आपने की है तो उस प्रतिक्रियाओं का अर्जन, नई ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना, यानी कि उसको अपने अंदर डालना, वो जो है अधिगम कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, विलियम वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। दूसरी बात अगर हम करें तो BF स्किनर की, जो BF स्किनर जो है हमारे 3rd ग्रेड में और 2nd ग्रेड में जो सिलेबस में है वो BF स्किनर ही है, बाकी और स्किनर करके जो है उसको हमें कभी भी मार्क नहीं करना एग्जाम में। तो BF स्किनर जो है उनका कहना है अधिगम के बारे में, अधिगम की जो परिभाषा उन्होंने दी है, तो उन्होंने दी है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ इसका, अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूलन मतलब क्या होता है, किसी विपरीत परिस्थिति या डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को ढालना। जैसे मान लीजिए आपको ज़्यादा धूप में खड़े रहने की आदत नहीं, बट आपने क्या किया, अब आपको फोर्स लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फिजिकल में एलिजिबल होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको फिजिकल करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे आप उसके अकॉर्डिंग जो है खुद को ढालेंगे। तो इन्होंने कहा है BF स्किनर ने कि अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की जो है प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, 10 सीढ़ी है, पहली सीढ़ी फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इसी हिसाब से जो है वो उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। और दूसरे आते हैं जो आइजेंक है। आइजेंक कहते हैं कि अधिगम जो है नवीन और स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया है। मतलब कोई नया हो और वो पर जो चेंज हो नया हो, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए आपके अंदर। मतलब जो है अधिगम जो है नई और स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया। ये किसने कहा, आइजेक ने। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने जो कहा है अधिगम की परिभाषा देने के लिए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जैसे गेट्स होता है, तो गेट्स को याद रखने के लिए क्या करना है आपको, तो गेट्स में क्या है, प्रशिक्षण। गेट्स ने क्या कहा, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, मतलब क्या क्या, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। गेट्स का कहना है कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है।
सो फ्रेंड्स अलग अलग साइंटिस्ट की जो है अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इन सारी स्टेटमेंट्स को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद करना है। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो जैसे गेट्स है, अभी कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको कहाँ एंट्री करनी पड़ती है, गेट में। स्कूल में जाके आप क्या करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। तो प्रशिक्षण से गेट से आप इसको इंटर रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि गेट्स के अकॉर्डिंग अधिगम की परिभाषा क्या है, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और जो लास्ट हम देख रहे हैं सिक्स्थ जो है क्रो एंड क्रो, ये तो काफी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की तो क्रो एंड क्रो तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि इसका नाम थोड़ा क्या डिफरेंट साउंड है। क्योंकि हमारे ब्रेन की जो एक मतलब हमारे ब्रेन की एक प्रवृत्ति होती है कि मतलब कोई डिफरेंट साउंड जो होता है वो फटाक से कैप्चर करता है, वो आदमी जल्दी से वो भूलता नहीं है। तो क्रो एंड क्रो जो है इनका नाम ही ऐसा है। तो इन्होंने क्या कहा है अधिगम की परिभाषा में, क्या है कहा है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। अभिवृद्धि आप इसको ना समझे, अभिवृत्तिता है इसमें, राइट। तो इसमें क्या है, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन जो है वो अधिगम कहलाता है। अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति जो है, वृत्ति जिसको हम बोलते हैं मतलब आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स दृष्टिकोण हम कह सकते हैं उसको। तो क्रो एंड क्रो के हिसाब से जो है आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना जो है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो तीनों 6 परिभाषाएं जो है आप इसको पूरी तरीके अच्छे से एकदम हेडिंग बना के उसको पॉइंट टू पॉइंट एकदम नोट करें और आप उसको लर्न करते हैं। बाद में जैसे ही अधिगम टॉपिक खत्म होगा मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, फिर आप उससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो फिर अभी हम आइए देखते हैं कि अधिगम के पक्ष होते क्या है, मतलब अधिगम कैसे करते हैं। तो अधिगम के पक्ष जो है फ्रेंड्स 3 तरह के होते हैं, एक संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। तो संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है वो संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञान, ज्ञान, संज्ञानात्मक उसमें आपको ज्ञान मिलेगा बीच में संज्ञानात्मक में। तो जो ज्ञान के द्वारा जो सीखा जाता है वो संज्ञानात्मक अधिगम होता है। क्रियात्मक अधिगम यानी कि जो क्रिया के द्वारा सीखा जाए, वो किसी क्रिया के द्वारा आप कोई क्रिया करके अधिगम कर रहे हैं तो क्रियात्मक अधिगम हो गया। अगर आप किसी इमोशंस या भावना से सीख रहे हैं, भावनाओं से आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अधिगम हो जाएगा। फ्रेंड्स आप दूसरी हेडिंग डालें कि अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम किसके द्वारा किया जाता है। इसके पहले क्या था, अधिगम के पक्ष, अधिगम कैसे करते हैं। अभी जो सेकंड में बोल रहा हूँ अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम कैसे किया जाता है या अधिगम किसके द्वारा किया जाता है। और इसी में एक स्टार पॉइंट लगा लिखेंगे अधिगम की विधियां जो होती हैं वो 4 तरह से होती है। एक तो या तो फिर आप अनुकरण करें, और दूसरा है सूझ से, तीसरा है अभ्यास से, चौथा है भूल के कारण। तो अधिगम के प्रकार में हम देखते हैं अधिगम किसके द्वारा किया जाता है, इसका मतलब ये है। तो अधिगम के प्रकार में एक हेडिंग डाल सकते हैं कि गामक अधिगम। गामक अधिगम, तो गामक का अगर आप मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो गामक का मतलब होता है शारीरिक, राइट। शारीरिक क्रिया क्या होती है, मतलब शारीरिक क्रिया के द्वारा कौन कौन सीखता है। तो शारीरिक क्रिया के द्वारा सीखता है कौन, सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं, यानी कि शैशव अवस्था में, जन्म से 5 वर्ष तक। तो गामक क्रियाओं के द्वारा सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं। और ये जो विधि आती है गामक क्रिया किस विधि के द्वारा सीखी जाती है, तो ये अनुकरण विधि के द्वारा। जैसे बच्चा है, बच्चे के सामने आप कुछ भी करेंगे, जैसा बच्चे को कोई चिढ़ाता है या कोई उंगली दिखाता है या और कई अलग अलग तरह के बच्चे जो काम करते हुए देखते हैं तो वो फिर से वो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। मीन्स क्या, फैमिली में जैसा आप उसके सामने बच्चे के सामने करेंगे ठीक वैसा की वैसा अनुकरण करके बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो गामक अधिगम जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बच्चे शारीरिक क्रिया सबसे ज्यादा, गामक अधिगम जो गामक क्रिया जो होती है सबसे सर्वाधिक शैशव अवस्था में होती है और ये अनुकरण विधि के द्वारा अधिगम होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें अधिगम के प्रकार में, दूसरा पॉइंट है प्रतिबोधात्मक अधिगम। प्रतिबोधात्मक अधिगम में आप प्रति यानी कि प्रति जो होता है, आप इसमें हेडिंग डाल रहे हैं प्रतिबोधात्मक अधिगम। तो प्रतिबोधात्मक को आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको मिलेगा प्रति, सबसे पहले आगे मिलेगा प्रति बोध यानी कि बुद्धि यानी कि मन यानी कि मस्तिष्क यानी कि दिमाग यानी कि ब्रेन। तो जो प्रति है, प्रति मतलब होता है इसको हम एक संप्रत्यय बनता है दिमाग में, संप्रत्यय मीन्स एक इमेज बनती है, एक इमेजिनेशन जो ब्रेन में होता है, राइट। तो प्रतिबोधात्मक अधिगम जो होता है वो प्रतियां बनती है, यानी कि प्रति मतलब क्या होता है, इमेज। तो ये जो होता है एक ब्रेन में इमेज बनता है, ऐसे इमेज बनता है। जैसे मैं आपके सामने किसी ऐसे चीज का नाम है, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि मतलब हाथी बोल रहा हूँ आपको, तो आपका ब्रेन हाथी को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हाथी होता क्या है, राइट। हाथी कैसा होता है आप उसको इमेजिन कर सकते हैं ना। तो आपके दिमाग में क्या होगा, जैसे हाथी का शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या होगा, एक इमेज आ जाएगा कि हाँ हाथी, आप उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ हाथी ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। फिर मैं आपके सामने बोलूँ राइनोसोरस, तो राइनोसोरस हो सकता है कई लोगों ने ना देखा हो। तो जो चीज आपने नहीं देखी है वो चीज के बारे में आपके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं आएगा,
तो उसके बारे में आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके जब आपने उसको कभी देखा नहीं, उसने उस चीज़ को आपने पढ़ा नहीं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है आपकी मेमोरी में वो सेव नहीं है, तो उस चीज़ का इमेज जो है आपके ब्रेन में नहीं आएगा। तो प्रतिबोधनात्मक अधिगम में यही होता है, जैसे कोई चीज़ अगर आपको याद है तो कोई वर्ड आपके सामने बोलेगा ए फॉर, तो बोलेगा तुरंत क्या बोलोगे? एप्पल। क्यों? क्योंकि आपने ए फॉर एप्पल शुरू से पढ़ा हुआ है, या बाल्य अवस्था में जब बच्चा होगा तो ए फॉर एप्पल को सीख चुका होगा। मतलब क्या, वो दोनों ए और एप्पल को, दोनों चीजों को क्या करता है, वो इंटर रिलेट करके एक दिमाग में इमेज बनता है। और वो जो अनुबंधन की प्रक्रिया है, ये अनुबंधन की प्रक्रिया कैसे होती है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन जो है ये ए फॉर एप्पल, एप्पल का और ए का दोनों इंटरकनेक्ट करके जो है दिमाग में बच्चों के ये डाला जाता है। तो बच्चा तुरंत ए बोलेंगे तो ए वो बोलेगा एप्पल, यानी कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन से। तो इस तरह से जो है प्रतिबोधनात्मक अधिगम जो होता है वो काम करता है। और ये जो कैसे सीखी जाती है, ये भूल के कारण सीखते हैं बच्चे। और ये सर्वाधिक क्या होती है? ये सर्वाधिक जो होती है बाल्य अवस्था में होती है। तीसरी पॉइंट आती है अधिगम के प्रकार में। तो अधिगम के प्रकार में अगर थर्ड पॉइंट हम देखें तो संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संकल्पना से अगर आप आगे सा हटाएंगे तो आ जाएगा कल्पना। कल्पना मीन्स क्या होता है? कल्पना मीन्स जो होता है, कल्पनात्मक अधिगम होता है जो किसी चीज के बारे में कल्पना करना है, इमेजिन करना। जैसे कोई चीज हम बच्चे के साथ, बच्चे जो अपने सामने कोई चीज देखता है तो उसके बारे में कल्पना करता है कि ये चीज ऐसी क्यों है, ऐसा है, वैसा है। एक बॉल है तो गोल क्यों है, ट्राइंगल में मतलब ऐसे कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स या 3 कोने कैसे होते हैं, एक लाइन खींचेगा उसको देखेगा। मतलब तरह तरह की चीजें जो बच्चे देखते हैं अपने सामने, उसके बारे में जो अपने दिमाग में अनेक तरह तरह की जो सूझ लेकर तरह तरह के ख्याल या तरह तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं वो अपने ब्रेन में। ये चीज के बारे में जो है ये होता है। ये फिलहाल जो शैशवावस्था में भी नहीं होता, बाल्यावस्था में नहीं होता। तो जो संकल्पनात्मक अधिगम है ये सर्वाधिक जो होती है वो किशोरावस्था में ये स्टेज आती है। तो इन दोनों के अंतर्गत तो आप लोगों ने पढ़ा कि अधिगम के प्रकार और अधिगम की विधियां। ये जो मैंने पढ़ा है गामक और प्रतिबोधनात्मक और संकल्पनात्मक अधिगम, ये जो थी ये तीनों विधियां थी अनुकरण के द्वारा। गामक अनुकरण की विधि के द्वारा, प्रतिबोधनात्मक जो है वो जो था सूझ विधि द्वारा, और संकल्पनात्मक जो था वो सूझ विधि के द्वारा, और प्रतिबोधनात्मक जो था वो भूल के द्वारा। तो फ्रेंड्स अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, उस विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। उस विशेषता के बारे में पढ़ने के बाद हम अधिगम के वक्र वगैरह पढ़ेंगे, अधिगम के वक्र वगैरह कैसे होते हैं। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो भी सीटेट वगैरह का तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो यहाँ से काफ़ी अच्छा अपना 100% दे सकता है। मैं अपना पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, और स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि कोविड-19 अभी हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग डेट बढ़ रही है, इसलिए जो है वो भी बढ़ रहा है। अभी देखिए 20 तारीख को क्या होता है। अभी कुछ जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कोई केस नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों में रहने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे, आपके पास कोरोना हो गया तो आपकी गलती का खामियाजा आपको पूरे एरिया वालों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सारी एरिया जो होगी वहाँ आसपास की सील कर दी जाएगी और सारी सेवाएं आपकी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।